हेलो बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th के भूगोल कहानी की ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 2, जिसका हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। अभी तक आप यदि सेट नंबर 1 नहीं देखें, साथ ही हमारे हिस्ट्री कहानी की इतिहास का 3 मॉडल सेट आप नहीं देख पाए हैं, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, सारा मॉडल सेट का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप आराम से देखिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी मिले, तो जैसे इस पर 1K होता है, हम इसका पीडीएफ भी आपको देते हैं। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक है। आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन, चाहे वो एग्जाम से हो, रिजल्ट से हो, सारी जानकारी मिलेगी। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ऑप्शन ये है पतन, मैदान, सड़क या फिर जल उद्यान। इन चारों में से हम लोग किसे भौतिक लक्षण की श्रेणी में रखेंगे? तो हम लोग मैदान को भौतिक लक्षण में रखेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? यानी भूगोल शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने सबसे पहले किया था? ऑप्शन ये है हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज और अरस्तु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इरेटोस्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किस से जुड़ा हुआ है? आराम से समझना है। क्या बोल रहा है कि जो पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, इन दोनों के बीच में जो कार्य हो रहा है उसका कारण किससे जुड़ा हुआ है? कहाँ से, क्यों से, क्या से या फिर कब से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्यों से, है ना, कि आखिर कोई भी चीज़ है वो क्यों है। तो इसी से हमें हर एक चीज़ का, हर एक सवाल का जवाब मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा कहा गया है? हार्टशॉर्न के द्वारा, स्ट्राबो ने, या फिर वारेन निशन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्टशॉर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रादेशिक उपागम एवं परिवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? जो प्रादेशिक उपागम है वो उसका परिवर्तन, यानी कि उसमें बदलाव जो है वो किसके द्वारा किया गया था? कार्ल रिटर के द्वारा, हमबोल्ट के द्वारा, हैटनर के द्वारा, या फिर कांट के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्ल रिटर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल रिटर के द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? मानव शास्त्र, भूआकृतिक विज्ञान, जल विज्ञान या फिर जलवायु विज्ञान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव शास्त्र, है ना। ये जो है वो भौतिक भूगोल का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द्वितारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो द्वितारक का सिद्धांत आया था उसके बारे में इन चारों में से कौन सा कथन है वो सही है? ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा होना, ब्रह्मांड में 2 सूर्य का होना, ब्रह्मांड में 2 तारे का होना, या फिर ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा का होना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रह्मांड में सूर्य के साथ साथ एक और तारे का होना, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1920 ईस्वी में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? एडविन हबल में, जॉर्ज लेमेत्रे ने, इमैनुएल कांत ने, या फिर जेम्स जीन्स ने? तो 1920 में किसने कहा था कि ब्रह्मांड जो है वो विस्तार कर रहा है? तो उन्होंने कहा था एडविन हबल ने। और किसमें कहा था? आपको पता होगा बिग बैंग सिद्धांत में ये बातें कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई है? यानी कि लगभग आज से कितने वर्ष पहले जो बिग बैंग का सिद्धांत हुआ है, यानी कि वो घटना थी। यानी कि आपको पता होगा बिग बैंग सिद्धांत में क्या कहा गया कि एक पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक बहुत सारा गोला था वो मूव किया और वो धीरे धीरे फैलने लगा और एक बहुत बड़ा गोला बन गया और उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, है ना। वैसे बहुत सारा स्टेटमेंट है, आप शॉर्ट में इसे समझ सकते हैं। तो कब से, ये कितने साल पहले की बातें हैं? तो 9th का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां नंबर
कि भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी कि जो भूकंपीय तरंगों का मापते हैं उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको मॉडल सेट 1 में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो भूकंपीय तरंगों को जो मापता है उस यंत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्मोग्राफ, रेखाग्राफ, क्लाइमोग्राफ या फिर हीथरग्राफ। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्न में से कौन भूगर्भिक तरंगे हैं, ना। ऑप्शन ये है, कहने का मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भिक तरंगे हैं, यानी कि कौन भूमि के अंदर जो है वो तरंगे उत्पन्न होती है। पी यानी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंगे, एस यानी सेकेंडरी, कहने का मतलब द्वितीयक तरंगे, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोनों, है ना। ये प्राइमरी तरंगे और सेकेंडरी तरंगे यानी पी तरंगे और एस तरंगे दोनों जो है वो हमारा भूगर्भीय तरंगे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो अगला क्वेश्चन है कि धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्गम केंद्र। क्या बोलते हैं उसको, उद्गम केंद्र, है ना। वैसे कि इसमें से हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, अधिक केंद्र बोलते हैं या फिर उद्गम केंद्र, है ना। यदि आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे मेरे अनुसार से नियम से होना चाहिए उद्गम केंद्र। अब देख लीजिएगा, है ना, कौन सा सही है। यदि आपको पता होगा कमेंट बताइए, नहीं तो हम अगले वीडियोज़ में इसका एग्जैक्ट आंसर बताएंगे, है ना। अभी के लिए आप सही कर लीजिएगा उद्गम केंद्र, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी तरंगे, यानी कि प्राथमिक तरंगे सबसे जो है वो तीव्र गति वाली है ना। चलिए अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है, पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तरल भाग यानी कि जैसे पानी हो गया, फ्लूइड वगैरह, है ना, तो उसमें कौन लुप्त हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एस तरंगे, यानी कि द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है। देखिए ये तरंग वाला है, एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, ये 5 बताए ना, एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू ऑप्शन के साथ नजर आएगा। बोला इनमें से कौन सी तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या फिर इनमें से सभी। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन हो जाएगी, तो हो जाएगी एल तरंगे। ये जो होती है एल तरंगे वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र, भूकंप रहित क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूकंपीय छाया क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात, तूफान, प्रतिचक्रवात या फिर सुनामी। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुनामी। जो भूकंप से उत्पन्न होता है और उसी समुद्री लहरों को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर आपके सामने कि संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है, यानी कि जो संवहन का सिद्धांत हमें दिया था वो इन चारों में से कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, बुलार्ड ने, आर्थर होम्स ने, वेगनर ने या फिर हैस ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्थर होम्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी जो महासागरीय अधस्थल का विस्तार का जो सिद्धांत दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है, वैगनर ने, लिथियन ग्रीन ने या फिर आर्थर होम्स ने या फिर हैस ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का वो हो जाएगा हैस ने, है ना। किसके द्वारा दिया गया था, हैस के द्वारा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 20वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन को बड़ा देख के डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है, फिर सबका सॉल्यूशन मिलेगा। कहता है कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया, यानी हैस ने जो जब सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत दिया था तब उन्होंने किसके बारे में नहीं बताया था, मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं के बारे में, महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्यतः व उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों का होना, या फिर विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, या फिर महासागरीय तल की चट्टानों की आयु के बारे में। तो किसके बारे में उन्होंने नहीं बात किया था, तो उन्होंने जो महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण है इसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया था, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है कि रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है, रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है, हिंद महासागरीय क्षेत्र को, मध्य अंटार्कटिक क्षेत्र को, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र को या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिंग ऑफ द फायर के नाम से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लेट कहते हैं, मेंडल कहते हैं, भूपटपट्टी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्लेट, है ना। जो ठोस चट्टान है जो विशाल और अनियमित आकार का होता है, यानी बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, जो उसका खंड महाद्वीपीय महासागरीय स्थलों के मंडलों में मिलकर बना होता है उसको हम लोग प्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट। यानी कि ये जो डेफिनेशन है, यानी कि ये जो बोल सकते हैं परिभाषा है वो किसका? प्लेट का है। तो 22वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है उन प्लेटों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, भूपटपट्टी प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा है, इसका सही आंसर क्या होगा? महासागरीय प्लेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने इनमें से कौन सा महासागरीय प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अमेरिकी प्लेट, या फिर अफ्रीकी प्लेट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत प्लेट। ये जो है वो महासागरीय प्लेट है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेट में बांटा हुआ है? 10, 7, 6 या फिर 20? प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत था उसके अनुसार से जो पृथ्वी का स्थल मंडल है वो कितने भाग में बांटा गया? 10, 7, 6 या फिर 20? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? देखिए समझना है, नहीं बोल रहा है। तो पिंड विच्छेदन, या फिर कार्बोनेशन, अल्पशंकन, या फिर कणिकामय विघटन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा कार्बोनेशन, है ना। ये जो है वो सूर्य ताप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंध नहीं रखता है। क्या? कार्बोनेशन जो है वो संबंध नहीं रखता, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मालवा अवधाव निम्नलिखित में से किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तीव्रप्रवाही वृहद संचलन में, भूस्खलन में, अवतल या धसना में, या फिर मंद प्रवाही वृहद संचलन में? तो इसको हम लोग किस में रख सकते हैं? तो इसको हम लोग रखेंगे मंद प्रवाही वृहद संचलन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में से अनुकर्मिक है? कौन सा प्रक्रिया अनुकर्मिक है? अपर्दन की, निक्षेपण की, ज्वालामुखी की, या फिर पटल विरूपण की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? अपर्दन की, है ना। देखिए अनुकर्मित कहने का मतलब क्या है कि वैसी क्रियाएं जिसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः उसका भरण पोषण कर सकते हैं। तो जो अपर्दन हुआ तो हम लोग फिर उसको पूरी कर सकते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुकर्मित क्रिया, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपर्दन, है ना। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बलों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जा सकता है? यानी इन चारों में से हम लोग किसे अंतर्जात बल में रख सकते हैं? ज्वालामुखीयता को, निक्षेपण को, अपर्दन को, या फिर तल संतुलन को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ज्वालामुखीयता को, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पटल विरूपण से नहीं है? तल संतुलन, पर्वत निर्माण, प्लेट विवर्तनिकी, या फिर महादेश का जनक बल? तो इसका जो सही आंसर होगा 30 का वो हो जाएगा तल संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्य से नहीं है? ऑप्शन ये है जलप्रपात, गोखुर झील, बरखान, या फिर भी आकार की घाटी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बरखान, है ना। ये जो है वो इसका संबंध जो है वो नदी कार्य से नहीं है, बरखान का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे 32 नंबर कहता है हिमानी अपर्दन से निर्मित आकृति निम्नलिखित में से कौन है? जो हिमानी अपर्दन से इन चारों में से क्या बनता है? ड्रमलिन, नुनाटन, मोरेन, या फिर कनकतगिरी? तो इसमें से क्या बनता है? तो 32 का सही आंसर होगा आपका नुनाटक, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किस संबंध में है? नदी के, पवन, भौमजल, या फिर हिमनद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पवन के संबंध में, है ना। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गोखुर झीलों का निर्माण होता है हिमनद द्वारा पहाड़ी झीलों पर, नदियों द्वारा वृद्धावस्था में, हिमनद की समाप्ति पर, या फिर नदियों द्वारा युवावस्था में? गोखुर झील का निर्माण कब होता है? तो इस गोखुर झील का निर्माण तब होता है जब नदियाँ कहाँ होती है? अपने वृद्धावस्था में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि गोर्ज का निर्माण होता है अवसादी क्षेत्रीय चट्टानों में, कठोर चट्टानों में, छिद्रयुक्त चट्टानों में, या फिर उपरोक्त सभी स्थितियों में? तो 35 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कठोर चट्टानों में, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस स्थान के तापमान के बढ़ने पर वहाँ का वायुदाब निम्न में से क्या होगा। किसी स्थान का कहीं तापमान बढ़ रहा है तो उसका वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, समान रहेगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए देखिए तापमान बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो उसका वायुदाब होगा वो कम हो जाएगा, वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए बहुत है, देखो बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया बताइए कि आपके मॉडल सेट हम पढ़ेंगे तो ये पर्याप्त रहेगा हमारे लिए। तो हाँ, आप देखिए हम गारंटी लेते हैं कि 40 में से 30 तो हूबहू हमारे पांचों मॉडल सेट के अंतर्गत आएगा। लेकिन आप 10 को कहीं और अधिक चाहते हैं कि नहीं हम 40 का 40 बनाएं, तो आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। और वो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हम हैं पढ़ाने के लिए आपको, आप बिंदास हो जाइए, आप खुद को हमारे हवाले कर दीजिए, आप एग्जाम का टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लास्ट में हम कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, वो क्वेश्चन भी पढ़ना है, बस उतना पढ़िए और मॉडल सेट पढ़िए, फिर कोई जरूरी नहीं पढ़ने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है। पवन क्यों चलती है, वर्षा, आर्द्रता, संघनन या फिर वायु में भिन्नता के कारण। तो सिंपल है कि वायु में भिन्नता के कारण क्या चलती है, पवन है ना। चलिए वायु दाब में भिन्नता के कारण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे कि जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन हो सकता है, उसको हम लोग संघनन बोलते हैं ना। जलवाष्प जो है वो जल में बदल जाता है तो उसी को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन, है ना। क्या बोलते हैं, संघनन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मात्र 2 क्वेश्चन बच गया आपका। कहता है कि किसी क्षेत्र के लंबे समय अवधि में मौसमी दशाओं का औसत को क्या कहते हैं। कहने का मतलब किसी क्षेत्र का समय अवधि में मौसम की दशाओं में एक लंबा समय हो गया। कहने का मतलब क्या है कि कोई जगह है उसका जो मौसम है वो लंबे समय तक बदला ही नहीं है, मतलब एक ही जैसा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक तापांतर, जलवायु, इनमें मौसम या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जलवायु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट वन है कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन, संपीड़न, प्रासरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चालन, है ना। कि गर्म से ठंडे पिंड की ओर कहीं ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं चालन। तो आपको ये मॉडल सेट कैसा लगा, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम मॉडल सेट आपके लिए लाते रहें तो आप अधिक से अधिक जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को भेजिए ताकि हमारी फैमिली एक बड़ी फैमिली हो सके। वैसे आप इतना ही प्यार दे रहे हैं मेरे लिए बहुत है, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्यार दीजिएगा हमें उतनी ज़्यादा खुशी होगी और आपको हम उतना ही बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।